हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मैं नोट्स तैयार कर दे रहा हूं। इस पार्टिकुलर चैप्टर्स वाइज मैं नोट्स तैयार करता जाऊंगा और उसके बाद जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूं उस क्लासेस के साथ वो नोट्स कोशिश कर रहा हूं कि अगर ड्राइव में अगर मैं लगा सकूं तो उसको मैं ड्राइव में लगा दूंगा, आप उसको वहां से भी ले सकते हैं। और नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ऑर्गेनाइजेशन सर्च करेंगे, आपको वो जनरली मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में कोशिश करूंगा कि इसको कंप्लीट कर सकूं, पार्ट 1 पार्ट बी। आप दोनों ही पार्ट के आपको एक साथ, जब मैं पूरा दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर दूंगा, मतलब दोनों पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, तो आप उसको एक साथ देख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स कोशिश कर रहा हूं कि जितना शॉर्ट और क्रिस्प बना सकूं और वो नोट्स आपको हेल्प करेंगे विद दिस वीडियो। आप इस वीडियो के साथ उस नोट्स को एक बार बैठ के देखिए, आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एकदम आइडिया मिल ही जाएगा। ठीक है बेटा, और जहां तक ये बात रही कि इस चैप्टर के बाद बाकी कुछ आगे बताने की जरूरत नहीं है, बाकी सब टेबुलर प्रेजेंटेशंस वगैरह जो हैं वो आप जनरली पढ़ चुके हैं, 6th 7th 8th 9th में आप पढ़ चुके होंगे, तो उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम सीधे न्यूमेरिकल चैप्टर्स पे जाएंगे। अगर आपको दिक्कत होगी बीच के किसी चैप्टर्स में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको एकदम कोशिश करूंगा कि आपको ठीक कर सकूं। ठीक है, और बाकी इसके बाद जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया उसको हम स्टार्ट करेंगे, जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स है उन सारी चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब ये हो गया कि सबसे बड़ी बात है कि अब तो डेटा को तुमने, ऑब्वियस सी बात है, अब तुम स्टैट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, तुमको यहां तक पता चल गया था कि अब डेटा को कैसे हैंडल करना है। अब डेटा तुमको ऑर्गेनाइज करना था। तो डेटा इन द सेंस का मतलब क्या हो गया, जो भी तुम्हारे पास डेटा पड़ा हुआ है इसको ऑर्गेनाइज करोगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन से पहले तुमको यह देखना होगा कि डेटा को हम कैसे करें, क्लासिफाइड करें। यानी क्लासिफाइड यानी इसको तुम कह सकते हो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब यह हो गया कि ग्रुपिंग अ डेटा विथ अ सिमिलर एक्सपेक्ट, जो सिमिलर एक्सपेक्ट्स के डेटा थे उनको आपको एक जगह रखना होगा। कहां रखना होगा भैया? एक जगह रखना होगा। मान लो एक एग्जांपल देते हैं कि यहां पे तुमको भैया एक कोई कॉलोनी बनी हुई है, जहां पे मान लो कि 10 घर हैं। ठीक है, अब ये 10 घर हैं, इन 10 घरों के बारे में तुमको पता करना है। अब ये 10 घर बने हुए हैं, एक कोई कॉलोनी है उसमें 10 घर बने हुए हैं, मान लो कि ये घर है। ठीक है, बहुत अच्छी ड्राइंग तो है नहीं हमारी। अब ये 10 घर बने हुए हैं और इसमें तुमको पता करना है कि हाउ मेनी पीपल, जो भी लोग हैं यहाँ पे, इनकी इनकम क्या है, भैया इनकी तनख्वाह कितनी है, कितना ये कमा रहे हैं। अगर तुमको इनकम के सिनेरियो में अगर पता करना होगा तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी इनकम कर रहे होंगे, जिनके पास पैसा आ रहा होगा, जो भी इनकम जनरेट कर रहे होंगे, उन्हीं को तुम क्या करोगे, एक जगह ग्रुप करोगे। जो भी इनकम जनरेट कर रहे होंगे उनको तुम क्या करोगे, एक जगह ग्रुप करोगे, क्योंकि तुमको डेटा को क्लासिफाइड करना है। मतलब कि जिस डेटा की तुमको जरूरत है, जिस चीजों की, जिस जानकारियों के इस्तेमाल तुम खुद करोगे, वैसे ही जानकारियों को यहां इकट्ठा करोगे ना। कोई मतलब है क्या? तुम क्लास में जाते हो, क्लास में बैठते हो, पता करते हो। अब तुमको पता करना है, डेटा इकट्ठा करना है कि क्लास की कितनी जो लड़कियां हैं, गर्ल्स जो हैं, ये लड़कियां जो हैं, इनके कितने बॉयफ्रेंड हैं, या जो भी बॉयज हैं इनके कितने बॉयफ्रेंड, नहीं सॉरी गर्लफ्रेंड, चलो बॉयफ्रेंड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। हम तो लिबरल हो चुके हैं ना, भाई। अब तो LGBTQ भी आ गया है, तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब तो आप कुछ भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप तुमको पता करना है कि तुम्हारी क्लास में बैठी हुई लड़कियों के कितने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं, या तुम्हारे जो बॉयज हैं उनके कितने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। तो इसमें उन्हीं लोगों को लोगे ना कि जिनके पास कोई पार्टनर होगा। जो खाली हाथ है उसको तो लेने कोई मतलब नहीं है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जो खाली हाथ है उसका तो चल ही जा रहा है भाई, उसका तो काम कोई मतलब ही नहीं है उसका। बट जिसके पार्टनर हैं तुमको उन्हीं का डेटा इकट्ठा करना है, उन्हीं लोगों से तुमको मतलब होना चाहिए ना। तो यहां पे तुम्हारे पार्टनर जिनके होंगे उन्हीं को लोगे। खुद सोचो, अगर किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड होगा या गर्लफ्रेंड होगी, या किसी लड़के का कोई गर्लफ्रेंड होगी या बॉयफ्रेंड होगा, तो तुमको उसी सिनेरियो के हिसाब से देखना है। अब जिसमें नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो डेटा को तुम किसके क्लासिफाइड करोगे? जैसी तुमको नीड होगी, जैसी तुम्हारी नीड होगी वैसे ही तुम डेटा को क्लासिफाइड करोगे। यहां पे नीड हमारी किसके हिसाब से? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम इसको जनरेट करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? हम उसी हिसाब से इसको जनरेट करेंगे। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो डेटा क्लासिफिकेशन इसी तरह से कहता है कि ग्रुपिंग ऑफ डेटा विथ अ सिमिलर एक्सपेक्ट, जो सिमिलर एक्सपेक्ट्स के हैं उन्हीं हिसाब से आपको क्या करना है, इसको इकट्ठा करना है। ठीक है, आओ चलो इसके फीचर्स पे चलते हैं। अब आओ फीचर्स पे आओ।
अब आते हैं इनके किस पे भैया, हम फीचर्स पे आते हैं, ठीक है। तो फीचर्स में पहला है तुम्हारा क्या, ब्रीफ एंड सिंपल। ब्रीफ एंड सिंपल, सिंपल होता है ये, ब्रीफ एंड सिंपल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ए डेटा, अब तुम भी डेटा को जब तुम क्लासिफाइड कर रहे हो, एक जैसे डेटा को एक जगह ले आ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होंगे, छोटे होंगे यानी ब्रीफ होंगे, और उनको समझना भी क्या होगा, आसान होगा, समझना भी आसान होगा। मान लो कि मैंने कहा कि तुम्हारे क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चे पढ़ते हैं, 50 चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं, टीन है, हाँ टीन का डब्बा नहीं, टीन मतलब नौजवान जो हो रहे हैं, जिन पे जवानी फूट रही है, कल फट जाएंगे, उनकी बात हो रही है। लड़का और लड़की दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जिनकी जवानी उफान पे है, एकदम सागर में तुम तहलका मचा देंगे, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो 50 ऐसे बच्चे जिनकी जवानी फूट रही है, जो कभी भी फट सकते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर सोचो कि इन 50 बच्चों को मैंने अभी तुमको समझाया कि अगर इनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में अगर हमको पता करना होगा, किसके बारे में पता करना होगा, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में पता करना होगा, या हमको पता करना होगा कि इन पूरे 50 बच्चों में इनके पापा जो पापा जी हैं या मम्मी जी हैं, जो मम्मी जी हैं, वो नौकरी कौन कौन करते हैं, इनके फैमिली में कौन कौन नौकरी करता है। अगर तुमको ये पता करना होगा तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे ये पता करोगे कि भैया कि ये बताओ कि तुम्हारे पापा नौकरी करते हैं कि मम्मी नौकरी करती हैं। जिनके कोई भी नौकरी नहीं करते उनको तुम साफ हटा दोगे, जिनके यहाँ नौकरी करते होंगे उनको अंदर ले लिया। तो तुमको उसी से पता करना होगा कि भैया चलो ठीक है, एकदम ब्रीफ एंड सिंपल हो गया कि 50 में से 30 ऐसे लोग हैं जिनके मम्मी पापा दोनों नौकरी करते हैं। तो तुम्हारे 30 लोग आ गए, तो सिंपल हो गया, डेटा इकट्ठा करना आसान हो गया, क्योंकि तुमको जिस चीज की जरूरत है तुम उन्हीं लोगों को ले रहे हो। दूसरी तरफ अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में पता करना होगा तो उन्हीं बच्चों को तुम लोगे कि जिनके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होंगे, जिनके नहीं होंगे उनका तो चल ही रहा है काम, वो तो दूसरे को देख के जल के मर ही रहे हैं, है कि नहीं है, ठीक। तो जो देख के जल रहे हैं मर रहे हैं उनको छोड़ दो, बाकी जो बचे हुए उनसे हमको बात करनी है। भाई हमको बचे हुए यही हैं, 2 मिला। अब ये 50 में से अगर तुमको पता चला कि इसमें से मान लो कि लड़कियां तो कभी खाली नहीं होती हैं, अब मान लो कि 25 लड़कियां थी, 25 गर्ल्स थी, अब इनके मान लो कि 50 बॉयफ्रेंड थे या गर्लफ्रेंड थी। देखो हम लोग लिबरल हैं, बात समझ में आया कि नहीं समझ में, लिबरल हैं, आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है, तो अब लिबरल रहिए, ठीक है। अब 25 लड़कियों में 50 लड़कियों के 25 लड़कियों के 50 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। बचे वहाँ पे 25 लौंडे, 25 बॉयज़ बचे। अब ये 25 बॉयज़ हैं, इसमें से हो सकता है कि 10 लोगों की ही गर्लफ्रेंड है। कितने लोगों की है, 10 लोगों की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, 10 लोगों की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। बाकी बचे जो 15 लोग, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। 25 लड़कियों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, 10 लड़कों की खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बाकी 15 को तो कोई मतलब ही नहीं है। 15 को हटा दिए, तुम्हारा मतलब क्या हुआ, सिर्फ 35 लोगों से मतलब है, तो जो 35 लोगों के उन्हीं का डेटा लोगे। तो ये ब्रीफ और सिंपल होता है, बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए। उसके बाद से क्या होता है दूसरा, देखो इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव, इफेक्टिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। जब डेटा इफेक्टिव हो, खुद सोचो कि जब तुमको पता चल जाए कि कितने लोग क्या कर रहे हैं, तो वो डेटा इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। तुम्हारी कॉलोनी में अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे कॉलोनी में तुम पता कर रहे हो कि कितनी फीमेल है, तुम्हारी कॉलोनी में तुमको पता करना है कि कितनी फीमेल है, तो ये इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। कि कॉलोनी में पता चल गया कि वो गांव पूरे कॉलोनी में एक बुढ़वा होता है, सबके बारे में पता किया रहता है कि अच्छा गुप्ता का लड़की इस लड़के के साथ घूम रही थी, अच्छा गुप्ता का लड़का उस लड़की के साथ घूम रहा था, ओहो हो, तो उसको सब पता है क्योंकि वो इफेक्टिव डेटा है। तो अगर कॉलोनी में तुम्हारे अगर किसी फीमेल के बारे में पता करना होगा तो आधी कॉलोनी को तो पता ही होगा। तो डेटा क्या होता है, इफेक्टिव होता है। जब एक जैसा डेटा एक जगह होता है तो इफेक्टिव होता है कि नहीं होता है। ये इसका सबसे बढ़िया हम तुमको दे रहे हैं, तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट जो होता है ये इफेक्टिव होता है कि नहीं होता है। 50% के नीचे आया, पापा बारूद बना देंगे तुरंत, ऑन द स्पॉट, तुरंत काम 25 हो जाएगा, तुरंत तुम रगड़े जाओगे, और जिस हिसाब से रगड़े जाओगे उसका कोई अंत नहीं है। तो इफेक्टिव होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वो डेटा इफेक्टिव है, क्योंकि वो डेटा सिंपल है ना। तुम्हारे क्लास का रिजल्ट है, अकाउंट्स का रिजल्ट आया, बिजनेस का रिजल्ट आया, इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट तुम्हारा आया, पापा मिल गए, पापा रिजल्ट देखे को बाबू का तो 50% आया है, बाबू को 50% आया, बाबू बारूद बना दिए तुरंत ऑन द स्पॉट,
तुरंत शुतुरमुर्ग बन गए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डेटा इफेक्टिव होता है और देखने में भी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव होता है, एकदम सुंदर सुंदर लिखा रहता है। अकाउंट्स में नंबर लिखा रहेगा, 10 नंबर कितने में से, 100 नंबर में से। बीएसटी का नंबर लिखा रहेगा, कितना बेटा, 5 नंबर 100 नंबर में से, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का नंबर दिखा रहेगा, कितने में से, 20 नंबर 100 में से। अंग्रेजी के टीचर बहुत खूबसूरत हैं तो अंग्रेजी में बढ़िया नंबर मिल गया, 40 में, कितने में, 100 में, ठीक है। अगर फिजिकल एजुकेशन लिए हैं तो चलो ठीक है, इसमें भी 40 नंबर मिल गया 100 में से। तो कितना सुंदर दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है। यहाँ लाल से पेन से लिखा रहेगा ऐसे, यहाँ लाल पेन से यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ लाल पेन से लिखा रहेगा, यहाँ लाल पेन से लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा वर्क हार्ड लिखा रहेगा। कितना सुंदर लगेगा देखने में। वहाँ टीचर का सिग्नेचर लाल पेन से रहेगा। पापा इसको देखेंगे रिजल्ट को, पापा को लगेगा कि वो हो मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है, ओहो 100 नंबर में 5 नंबर आया है। पापा गए रूम में, वहाँ से बेल्ट लेके आए और जो तुम्हारे शरीर का तोड़ाई करेंगे ना, आनंद ही आनंद है। उस आनंद का कोई तोड़ नहीं है। पापा तुरंत बारूद बना दिए तुमको, कहें कि बेटा फट जाओ अब। तो कितना अट्रैक्टिव है, सिंपल है और अट्रैक्टिव है, इफेक्टिव है कि नहीं? इफेक्टिव भी है और अट्रैक्टिव भी है। आगे चलो, इसके बाद जो पॉइंट आता है उसको कहते हैं वन सिमिलैरिटी। क्या कहते हैं भैया? वन सिमिलैरिटी कहते हैं। देखो वन, तीसरा जो बनेगा उसको बनेगा वन सिमिलैरिटी। वन सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी एक जैसी होगी। सिमिलैरिटी एक जैसी होगी कि नहीं होगी? डेटा जो तुम देख रहे होगे, जो तुम डेटा को क्लासिफाइड किए, ये एक जैसे होंगे। कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, इनमें कोई अंतर नहीं होगा। डेटा एक जैसा होता है, कभी भी इसमें चेंज नहीं आता है। क्यों आएगा भाई? कहां से डेटा तुम्हारा बदल जाएगा? बदल ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं। तुम अगर इनकम के बारे में पता कर रहे हो तो इनकम को लोगे, तुम अगर सैलरी के बारे में पता कर रहे हो तो सैलरी को लोगे। तो एक जैसा डेटा होता है, ये वन सिमिलैरिटी को शो करेगा। चौथा पॉइंट आता है कंपैरेबिलिटी। चौथा पॉइंट आता है कंपेयर कर सकते हो, इसको कर सकते हो। क्या कर सकते हो भैया? कंपैरेबिलिटी, कंपेयर कर सकते हो इसको। अब कंपेयर करना भी आसान होता है। कैसे होता है भाई? एक बात मेरी समझो, अगर कंपेयर कैसे कर सकते हो, किसी भी डेटा को आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि आपके पिछले डेटा से उसको अभी मिलाया जाए। रिजल्ट जो तुम्हारा आता है, तो हाफ ईयरली का रिजल्ट में अगर तुम्हारा 50% है और एनुअल में तुम्हारा 60% है, वो तुमने कैसे पता चला? वो तुमको कंपेयर करके ही तो पता चला, क्योंकि डेटा को तुमने कंपेयर किया कि पिछले साल अकाउंट्स में, पिछले बार अकाउंट्स में हमारा 40 नंबर आया था, इस बार हमारे अकाउंट में 60 नंबर आया। तो कंपेयर किया ना डेटा को कि चलो पहले कुछ खराब था, अब ये डेटा अच्छा हो गया, तो कंपैरेबिलिटी दिखती है। ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट, इसको सिंपल भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? ये सिंपल होता है। सिंपल होता है भाई। सिंपल कैसे हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, सिंपल होगा ही बेटा, क्योंकि डेटा अगर एक जैसा ना हो, सिंपल प्रेजेंट करने में आए, देखने में अच्छा ना लगे, तब तो बवाल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्लास 10th का रिजल्ट जिन भी बच्चों का होगा, जिनका भी जीपीए में बन रहा होगा, तुम लोगों को याद होगा, जिनका भी जीपीए में रिजल्ट बना, हम लोग वाले जो क्लास 10th में जब हम लोग का रिजल्ट आया था, तो खाली नंबर लिख के उसमें रोल नंबर, डेट सब लिख के, वैसे सिंपल जैसे रिजल्ट आता है वैसे ही आता था। अभी जो 10th वाला रिजल्ट पिछले कुछ सालों से आ रहा है, जो पर्चा खोल देते हैं सब, अब वो पर्चा घर वालों को दिखा दो, घर वालों को समझ में नहीं आएगा बना क्या है इसमें। हाँ, दुनिया भर की जानकारी, दुनिया भर का डेटा, आदमी पागल हो जाएगा। अरे रिजल्ट बना के बारूद बना दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बट डेटा जब क्लासिफाइड होता है तो वो सिंपल होना चाहिए, वो देखने में समझ में आ जाए। एक नॉर्मल इंसान भी देखे तो उसको समझ में आ जाए कि क्या कहना चाहता है। क्या पर्ची खोलना ना पड़े उसको कि अब 10 का रिजल्ट पता कर रहे हैं कि उसमें अपना जन्म कुंडली देख रहे हैं उसमें। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो डेटा आपका क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। आओ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। आओ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक बोलता है, ये बोलता है क्लैरिटी। पहला जो बोलता है भैया, क्या बोलता है? क्लैरिटी होना चाहिए। डेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। भाई क्लियर नहीं रहेगा तो कोई मतलब है ऐसे डेटा का? खुद ही सोचो कि अगर डेटा क्लियर ना रहे, पता ही ना चले कि कह क्या रहा है, अगर डेटा क्लियर ही नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो डेटा क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, इजी टू रीड, इजी टू इवैल्यूएट। इजी टू रीड, आप अच्छे से पढ़ सकें, और इजी टू इवैल्यूएट, इवैल्यूएट भी अच्छे से कर सको। भैया समझ में तो कम से कम आए कहना क्या चाह रहे हैं आप, है कि नहीं है?
कहना क्या चाह रहे हैं। कुछ किताबें होती हैं कि देख लो तो दिमाग उड़ जाता है कि अरे क्या कह क्या रहे हो भैया, कहना क्या चाहते हो, यही तो बता दो हमको, है कि नहीं। तो क्लियर होना चाहिए, डेटा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगला पॉइंट की बात करें तो डेटा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। डेटा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब स्टेबल का मतलब क्या हो गया, स्टेबल का मतलब ये हो गया कि जिस बेस पे तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जिस बेस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है तुम्हारी, इन्वेस्टिगेशन का जो बेस है, इन्वेस्टिगेशन का जो बेस है वो सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जो भी तुम डेटा निकाल रहे हो उसका बेस एकदम क्या होना चाहिए, बेस तुम्हारा एकदम सेम होना चाहिए। थोड़ा सा भी अदला बदला काम बिगड़ जाएगा। तो बेस को आपको क्लियर रखना है, उसको बदलना नहीं है। अगला पॉइंट देखें तो होमोजेनिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया, होमोजेनिटी होनी चाहिए। होमोजेनिटी का मतलब क्या हो गया, होमोजेनिटी का मतलब यह हो गया कि डेटा जो है आपका होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब कि एक जैसा होना चाहिए, उसमें कोई नहीं चेंज होना चाहिए। अगर तुम इनकम के बारे में पता कर रहे हो तो इनकम के यानी एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता कर रहे हो तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता कर रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से अगर तुम पता कर रहे हो किसका, तुम मेल और फीमेल का पता कर रहे हो तो वो होना चाहिए। तो ये सब जरूरी होता है, ये सब जरूरी होता है क्योंकि आपको एक बेसिकल रिकॉग्निशन पता होना चाहिए। जो होमोजेनिटी, जो स्टेबिलिटी आपको दिख रही है वो यहां पे आपको दिखनी चाहिए, ठीक है भैया। होमोजेनिटी होनी चाहिए, ठीक। ये बेसिक हो गए इसके 3। और लास्ट में जो आता है उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। क्या कहते हैं भैया, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये हो गया कि डेटा जो भी तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन का आ रहा है, डेटा जो भी तुम्हारे पास आ रहा है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होना चाहिए, जिस भी चीज का डेटा है वो अपने ही ग्रुप में रहे। मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पास इन्वेस्टिगेशन इनकम की आई तो इनकम का सिर्फ इनकम में रहेगा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट में रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट में रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है। तो इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके बाद मेल का, उसके बाद जेंडर का, ये सब जो डेटा होंगे ये अपने ही ग्रुप में होंगे। मेल में फीमेल को डाल नहीं सकते, फीमेल में मेल को डाल नहीं सकते, इनकम में अनएम्प्लॉयड लोगों को नहीं डाल सकते। हो सकता है कि भाई जो इनकी इनकम हो रही होगी उन्हीं को सिर्फ इनकम में इंक्लूड करोगे, जिनके पास नौकरी है उनको इंक्लूड करोगे नौकरी वालों में। तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जैसा जो डेटा हो, जैसा जो डेटा हो उसको उसी में आपको रखना है, ठीक है। तो यहां पे आपके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होते हैं। अगला चलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। आज अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बड़ा ही आनंदमय होता है ये। पहला क्या हो गया, पहला हो गया जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल तरीका से होना चाहिए। जियोग्राफिकल का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने कहा है कि मैंने 3 जगह का नाम लिया, पंजाब, वाराणसी और दिल्ली, ये 3 जगह का नाम लिया और मैंने पता किया कि यहां पे करीबन, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, किसकी बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो 1000 इंडस्ट्री तुम्हारी कहां पे है, पंजाब में है। वाराणसी में मान लो कि 20 या 30 होंगी और दिल्ली में करीबन 500 के आसपास होंगी। मान लो वाराणसी में 200 हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जियोग्राफिकल के हिसाब से तुम क्या कर रहे हो, शहरों के हिसाब से, जगहों के हिसाब से, जियोग्राफिकल नेचर के हिसाब से इस चीजों को बांट रहे हो। वो हो सकता है कि वो किसी सिटी के बारे में बात करे, हो सकता है वो किसी स्टेट के बारे में बात करे, हो सकता है कि वो किसी देश के बारे में बात करे, बट वो जियोग्राफिकल नेचर पे होगा। वो यूएस की बात करेगा, वो चाइना की बात करेगा, वो इंडिया की बात करेगा, वो पाकिस्तान की बात करेगा, अरे पाकिस्तान तो बाबू है, हाँ बांग्लादेश की बात करेगा, पाकिस्तान की तो बातें नहीं है, पाकिस्तान हम लोग के सामने कुछ नहीं है। पाकिस्तान से लड़ाई का मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान जो है वो हम लोग के सामने छोटा बच्चा है। बात को समझो, भारत जो है ना, भारत एक 25-30 साल का लौंडा और जो पाकिस्तान है वो 4 साल का लौंडा। समझ में नहीं समझ में आया। भारत पाकिस्तान को लमचूस दे देगा, लो बाबू चुबलाते हुए घर जाओ, तो वो स्थिति है पाकिस्तान के हमारे सामने। तो पाकिस्तान को कभी कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से कोई मतलब ही नहीं है, उससे हार जीत का कोई मतलब भी नहीं है। छोटे बच्चे से अगर हार भी जाओगे तुम तो जीते तुम्हारी कहलाएगी, तो उसके सामने कोई नहीं है, वो सब छोटे बच्चे हैं। अभी तो 50-60 साल हुआ नहीं उनको पैदा हुए, तो देश के मामले में है नहीं। अभी हम लोग तो समझ लो कि 100 साल हो गए होंगे, तो अभी हमारे सामने कुछ नहीं है, सब बच्चे हैं, ठीक है।
तो ज्योग्राफिकल का मतलब क्या हो गया भैया, ज्योग्राफिकली आप चीजों को बांट देते हैं, तो उसको हम कहते हैं, ये पहला बेसिस हो गया जो ज्योग्राफिकल पे हो गया। इसके बाद से आता है क्रोनोलॉजिकल, दूसरा क्या आता है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, जो टाइम के हिसाब से बांट दे। किसके हिसाब से बांट दे, टाइम के हिसाब से, समय के अनुसार बांटे। वो हो सकता है कि किसी ईयर के बारे में बात करें, 1990, 2000, 2001, ठीक है। वो हो सकता है समय के हिसाब से बात करे, वो आज की बात करें, मंडे की बात करें, संडे की बात करें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनके हिसाब से बात करें। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है, तो वो इस हिसाब से बात करे। उसके बाद वो समय के अनुसार बात कर सकता है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से भी हो सकता है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, ये एक क्रोनोलॉजी में बढ़ते हैं, ना कि किसी सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है। अगला जो आता है उसको हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगले को क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें दो होते हैं, ये याद रखना। पहला होता है सिंपल और दूसरा होता है मैनफोल्ड। पहला क्या होता है, सिंपल, दूसरा क्या होता है, मैनफोल्ड। अगर सिंपल की बात करें तो डेटा में कोई भी वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, मतलब ये सिंगल फोल्ड ही होता है। तो अगर सिंगल फोल्ड होगा तो ये सिर्फ मेल के बारे में बात करेगा या फीमेल के बारे में बात करेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में, मतलब इनकी ग्रुपिंग सिर्फ सिंगल की होगी। बात समझ में आई। एम्प्लॉयड के बारे में बात करेगा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेगा या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेगा। डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ये होता है क्या, सिंपल या सिंगल भी कहते हैं। अगर हम मैनफोल्ड की बात करें तो मैनफोल्ड में जब डेटा वेरिएट कर जाता है, डेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो कैसे, अगर यहां लिखा रहेगा क्या, यहां पे लिखा रहेगा जेंडर, जेंडर के बाद तुम्हारा मेल, इसके बाद फीमेल, इसके बाद इसमें आएंगे स्किल्ड, इसके बाद इसमें आएंगे अनस्किल्ड, ठीक। फीमेल में भी स्किल्ड और अनस्किल्ड है कि नहीं। उसके बाद से स्किल्ड में तुम्हारे आएंगे रूरल में, फिर अर्बन में, वही अनस्किल्ड में भी रूरल में, अर्बन में, यहां भी वैसा ही रूरल, अर्बन, रूरल और अर्बन। तो मैनफोल्ड में क्या होता है कि डेटा का वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। डेटा का वेरिएशन क्या होता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो मैनफोल्ड इस हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव। इसके 3 बेसिक कंसिडरेशन आपके पूरे होते हैं। चौथा आ जाता है क्वांटिटेटिव। चौथा तुम्हारे पास क्या आ जाता है, क्वांटिटेटिव आ जाता है। क्वांटिटेटिव तो तुमको समझ में आ ही गया होगा। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया, नंबर वाला मामला रहेगा। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, किसी भी सिनेरियो में नंबर से वो बात करेंगे। बात को समझो, अगर हम इनकम की बात कर रहे होंगे, किसकी बात कर रहे होंगे, इनकम की बात कर रहे होंगे, तो 10,000 से लेके 50,000 के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में कितने आ रहे हैं, और 1.5 लाख से अबव कितना है, 1.5 लाख से अबव कितना है, ये इनकम। अब यहां पे पर्सन आ जाएगा, पर्सन आ जाएगा। अब वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 40 हो सकता है। तो कहने का मतलब कि क्वांटिटेटिव टर्म में दिखाएगा, ये क्वांटिटी को शो करेगा, ना कि क्वालिटी को शो करेगा। ये किसको शो करेगा, क्वांटिटी को शो करेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद एक पॉइंट जो है वो है वेरिएबल का। वेरिएबल को अगले पार्ट में मैं कंक्लूड कर दूंगा, बट इस पार्ट में मैंने इसका नोट्स बना के रखा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। अगले पार्ट में लगभग आपका ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद से अब हम सीधे के सीधे न्यूमेरिकल चैप्टर्स पे जाएंगे। अब होप करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसका नोट्स कोशिश करूंगा कि ड्राइव में डाल सकूंगा। थोड़ा सा ड्राइव मुझे सीखना पड़ेगा, कैसे डालना होगा, वो सीख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आपको ड्राइव में नहीं है, अगर लिंक में ड्राइव नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, उस पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा सर्च करिएगा, पार्ट 1 करके आपको वो मिल जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद जब जैसे ही सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा, सेकंड पार्ट कंप्लीट होते ही मैं दूसरा भी डाल दूंगा, और उसके साथ एक कंप्राइज्ड पूरा का पूरा जो होगा मैं उसको इंक्लूड करके आपको पूरा का पूरा दे दूंगा। आप उसको ले लीजिए, आप उस नोट्स को पढ़िए, वीडियो देखिए, दोबारा देखिए, आपको दोबारा किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। होप करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और थैंक यू। मेरे 147 सब्सक्राइबर हो चुके हैं,
तो आई एम सो ग्लैड कि कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।